हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड रूबी वॉल्श को दिखाया जाता है, जो कहती है मेरा नाम रूबी वॉल्श है और मैं अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ। मेरी ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर एक रात में सब बदल गया और एक ही रात के अंदर मैं बहुत बड़े कर्जे के अंदर आ गई और अब इस कर्जे को पे करने के लिए मैं जिंगजो शहर में पार्ट टाइम जॉब्स करती हूँ और जब तक मुझे पैसे मिलेंगे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस टाइम मेरी उम्र की बाकी लड़कियाँ अपनी रोमांटिक लाइफ जी रही हैं, जबकि मैं अपने कर्ज़ों को उतारने की कोशिश कर रही हूँ। फिर जब वो डिलीवरी करने के लिए जा रही होती है, उसी टाइम एक गाड़ी से टक्कर लगकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी टाइम वो अपनी बहन से बात कर रही होती है, लेकिन तभी उसका ब्लूटूथ उस कार के ऑनर की कार किट से कनेक्ट हो जाता है, जहां उसकी बहन कहती है, सिस्टर तुम कहाँ पर हो, कर्जा लेने वाले घर आ गए हैं और वो हमें बहुत बुरा भला भी बोल रहे हैं, प्लीज़ कुछ करो। ये सारी बातें उस टाइम वो कार का ऑनर सुन रहा होता है। फिर तभी उस कार का ड्राइवर बाहर निकलता है और देखता है कि कार पे तो स्क्रैच आया हुआ है। ये देखकर रूबी सोचती है, ओ नो, इतना बड़ा स्क्रैच, अब तो मैं गई। तभी वहाँ खड़े लोग कहते हैं, ये कार तो जिंगजो के सबसे रिचेस्ट मैन ओवन कार्टर की है ना। इस लड़की की किस्मत तो कितनी बुरी है। मैंने सुना है कि जिस आदमी ने पहले एक बार ओवन कार्टर की कार को स्क्रैच किया था, उसे इसने अफ्रीका में भिजवा दिया था। ये सुनकर रूबी सोचती है, ओवन कार्टर, ये तो एक हार्टलेस आदमी है और एक ग्रिम रीपर भी, जो कि कभी भी लड़कियों के पास नहीं आता। अब मैं नहीं बचूंगी, ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। अब मैं क्या करूं? फिर अपने आप को बचाने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और चोट लगने का नाटक करने लगती है। तभी ओवन रूबी को देखता है और सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने पहले भी इस लड़की को कहीं पर देखा है। फिर वो अपने असिस्टेंट नील से कहता है कि हमें मीटिंग में जाना है, तो अब छोड़ो इसको और चलो यहाँ से। फिर वो अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद रूबी सुकून का सांस लेती है और सोचती है, फाइनली, थैंक गॉड मैं बच गई। तभी उसके फ़ोन पर डिलीवरी नोटिफिकेशन आता है, जो उसे बताता है कि डिलीवरी करने के लिए उसके पास बहुत कम टाइम है। ये देखकर वो फ़ौरन से डिलीवरी करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ नील ने ओवन के लिए घर में बहुत सी डिसेंट लड़कियों को अरेंज किया था, ताकि उनमें से ओवन अपने लिए एक वाइफ चूज़ कर ले, लेकिन ओवन को उनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। तभी रूबी डिलीवरी लेकर वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर ओवन सोचता है कि ये लड़की तो वही है जिसको चोट लगी थी, ये एकदम से ठीक कैसे हो गई। उसे देखकर नील कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और सिक्योरिटी से कहता है कि इसे बाहर निकालो, ये विदाउट परमिशन घर के अंदर आ गई है। तो रूबी कहती है, मैं घर के अंदर घुसी नहीं हूँ, एक्चुअली मैं भी बाकी लड़कियों की तरह यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ और मैं साथ साथ डिलीवरी का काम भी करती हूँ ना, इसीलिए आपका डिलीवरी बॉक्स भी मेरे पास है। तभी ये कहते कहते अचानक से रूबी से ड्रिंक ओवन के ऊपर गिर जाती है। फिर वो अपने हाथों से उसके कपड़ों को साफ करने लगती है। तभी ओवन कहता है, मिस, क्या अब आप अपने हाथों को मुझसे पीछे करेंगी? तभी नील कहता है, तुम्हारा तो बैड लक भी बहुत ख़राब है, जब जब तुम हमारे सामने आती हो तब तब कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है। तभी रूबी सोचती है, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? पहले मैंने इसकी कार को स्क्रैच किया और अब तो मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी ड्रिंक ही गिरा दी है। इस बार ये मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर वो उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, मिस्टर कार्टर, प्लीज़ मुझे अफ्रीका मत भेजना। उस टाइम ओवन सोचता है, ये लड़की पार्ट टाइम जॉब करती है और साथ साथ इसने यहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई किया है। आखिर इसके ऊपर कितना कर्जा है जो इसे इतना काम करने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन ये लड़की है तो काफ़ी रेयर। फिर वो कहता है, मैं इस लड़की को चूज़ करता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नील उसे बताता है कि उसे हायर कर लिया गया है, अब से वो मिसेस कार्टर है, इसीलिए अब से उसे 24/7 अपना फ़ोन ऑन रखना होगा। ये सुनकर रूबी बहुत शॉक हो जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि रूबी डिलीवरी का काम कर रही होती है। तभी नील उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि मिस्टर कार्टर ने उसे अभी कार्टर टावर बुलाया है और इसके लिए वो उसे 10,000 युआन की पे भी देंगे। इतने पैसों का सुनकर रूबी फ़ौरन से कार्टर टावर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर नील उससे पूछता है, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? तो वो कहती है, हाँ, बस मिस्टर कार्टर की वाइफ बनने का नाटक करना है और कुछ चिपकू लड़कियों को उनसे दूर करना है। यू डोंट वरी, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी। फिर नील भी उसे उसके काम के पैसे दे देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिस जी ओवन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ओवन कहता है, मिस राइली, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो आप प्लीज़ अपनी हद में रहें।
तभी रूबी अंदर आती है और जी को ओवन से दूर कर देती है और कहती है तुम कौन हो और तुम मेरे हस्बैंड से इतना चिपक क्यों रही हो। तो जी कहती है ओवन ने कब शादी की, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो रूबी कहती है मेरे हबी आपको फ्रेंड ना समझते हों, वरना इतनी इम्पोर्टेंट बात वो आपको क्यों नहीं बताते। तभी राइली कहती है ओवन ये लड़की मुझे बुली कर रही है, इसे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। तो रूबी कहती है हे ये मेरे हबी का ऑफिस है, तो अगर यहाँ से कोई बाहर जाएगी तो वो तुम हो। फिर वो नील से कहकर उसे वहाँ से बाहर निकलवा देती है और उसके जाने के बाद वो खुद भी ओवन से दूर हो जाती है। फिर ओवन उसे प्रीनप एग्रीमेंट साइन करने को देता है जिसमें लिखा था कि वो ओवन की प्राइवेट मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी और उसकी जॉब के लिए उसे मंथली सैलरी 5 लाख युवान मिलेगी। इतनी सैलरी देखकर रूबी खुश हो जाती है और एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। फिर वो दोनों कोर्ट हाउस जाते हैं और वहाँ जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर ओवन कहता है आज से पब्लिक में तुम मुझे बॉस नहीं बल्कि हबी बुलाना। तो वो कहती है ओके हबी। फिर वो कहता है 3 बजे तुम्हें कार्टर हाउस जाकर मेरी मॉम से मिलना है, तो लेट मत होना। तो वो कहती है डोंट वरी बॉस और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नील कहता है सर मैडम काफ़ी अच्छी हैं, क्यों ना आप रियल में ही उनसे शादी कर लें। तो ओवन कहता है चाहे जो हो जाए लेकिन कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। फिर तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ ओवन के बचपन में जब एक बार उसे किडनैप कर लिया गया था, तभी एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी और कहा था कि वो वापस उसके पास ज़रूर आएगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई और आज भी ओवन बस उसी लड़की को ढूंढ रहा है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ ओवन सोचता है तुमने कहा था कि तुम आओगी, मैं 15 साल से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आखिर तुम कहाँ पर हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कुछ गुंडे रूबी के घर आकर उसकी मॉम और उसकी बहन को कर्जे के पैसे मांगने की वजह से परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रूबी वहाँ पैसों से भरा बैग उनके मुंह पे मारती है और कहती है ये रहे तुम्हारे पैसे, अब शक्ल गुम करो अपनी यहाँ से। लेकिन वो आदमी कहता है रूबी तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, ट्रस्ट मी अगर तुम मेरे नाइट क्लब में काम करोगी तो मैं तुम्हें फेमस कर दूंगा। ये देखकर रूबी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन गुंडों की खूब धुलाई करती है। फिर थोड़ी देर के बाद नील भी रूबी को लेने के लिए आ जाता है क्योंकि अब उसे कार्टर हाउस में शिफ्ट होना था। फिर वो अपनी मॉम को बताती है कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, लेकिन काम की वजह से उसे दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है बेटा, बस अपना ख्याल रखना। फिर वो नील के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राइली मिसेस कार्टर को रूबी के खिलाफ भड़का रही होती है। तो मिसेस कार्टर कहती हैं डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूँगी और तुम्हें ही ओवन की वाइफ बनाऊँगी। तभी ओवन रूबी के साथ अपने घर आता है। पहले तो उसकी मॉम गुस्सा करती हैं कि ओवन तुमने इस लड़की के सामने राइली को इंसल्ट क्यों किया। तो राइली कहती है ओवन तुमने इस लड़की को मुझे बुली करने क्यों दिया। तो रूबी कहती है मैं कोई गैर लड़की थोड़ी हूँ, मैं ओवन की वाइफ हूँ और हमारी शादी भी हो चुकी है। फिर ओवन सबको अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स दिखाता है। ये देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं और ओवन की मॉम भी फ़ौरन से पार्टी चेंज कर लेती हैं और कहती हैं मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ तुम अब तक कहाँ थी, पता है मैंने कितना वेट किया है तुम्हारा। तो राइली कहती है मिसेस कार्टर आप तो मेरी साइड पर थी ना। तो वो कहती है राइली तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, मेरी डॉटर इन लॉ आ गई है इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपनी प्यारी डॉटर इन लॉ के साथ टाइम स्पेंड करना है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि रात को रूबी और ओवन एक रूम में थे। तो रूबी कहती है बॉस क्या मैं गेस्ट रूम में सो जाऊं। तो वो कहता है नहीं, मेरी मॉम कभी भी वहां आ सकती हैं। लेकिन तभी उसकी मॉम दरवाजे पर आ जाती हैं। उनकी आहट सुनकर ओवन रूबी को बेड पर आने के लिए कहता है और कहता है कि कुछ ऐसा करो जिससे मॉम को शक ना हो। तो रूबी ज़ोर ज़ोर से बेड हिलाने लग जाती है और साथ में अजीब अजीब सी आवाज़ें भी निकालने लगती है जैसी कपल्स निकालते हैं। ये सुनकर ओवन की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर रूबी कहती है बॉस आपको मेरी ये परफॉर्मेंस कैसी लगी, आपको नहीं लगता कि मेरी परफॉर्मेंस के लिए आपको मुझे बोनस देना चाहिए। तो वो कहता है नहीं, सो जाओ चुपचाप। तो वो कहती है कंजूस कहेगा। फिर वो दोनों सो जाते हैं और नेक्स्ट डे जब ओवन की आंख खुलती है तो रूबी उसके ऊपर लेटी होती है। फिर वो उसे गुस्से से उठाता है। फिर उठने के बाद जब रूबी अपने आप को ओवन के ऊपर देखती है तो वो उससे माफ़ी मांगने लगती है और भागकर वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर बाथ लेने लगती है। फिर जब वो बाहर आती है तो ज़मीन पर एक कीड़ा देखकर वो डर जाती है। फिर जब ओवन उसकी हेल्प करने लगता है तभी उसका पाँव स्लिप हो जाता है और गलती से रूबी का बाथरोब उससे खुल जाता है। फिर वो दोनों गिर जाते हैं और एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है। फिर वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि रूबी कहती है
मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ और तुमने सब कुछ देख लिया है। तो वो कहता है तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। उस टाइम हम देखते हैं कि ओवन की दोनों आंखें सूजी होती हैं क्योंकि रूबी ने उसकी इस हरकत के लिए उसको बहुत मारा होता है। उस टाइम ओवन सोचता है रूबी वॉश तुम मुझे इतनी ज़ोर से कैसे मार सकती हो। तभी उसकी हालत देखकर रूबी हंसने लग जाती है। फिर ओवन उसे कंपनसेशन देता है, लेकिन रूबी कहती है रहने दो, अब जब मैंने तुम्हें इतना मारा है तो समझो हिसाब बराबर हो गया। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि थोड़े दिन बाद रूबी और ओवन एक फंक्शन में जाते हैं। वहाँ जाकर रूबी फ़ौरन से खाने पर टूट पड़ती है और मज़े से खाने लगती है, जबकि ओवन जाकर अपने बिजनेस पार्टनर से मिलता है। तभी नील ओवन को बताता है कि ऑफिस में एक प्रॉब्लम हो गई है। फिर ओवन नील के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी राइली एक ड्रिंक में कुछ मिलाती है और वो ड्रिंक लाकर रूबी को दे देती है और उससे माफ़ी मांगने का नाटक करती है। उस टाइम रूबी भी उसकी बात मान के वो ड्रिंक पी लेती है। फिर राइली उसे बताती है कि ओवन बचपन से एक लड़की को बहुत पसंद करता है और जैसे ही वो लड़की उसे मिलेगी वो रूबी को छोड़ देगा और अभी भी वो उसे ही ढूंढने गया है। तो रूबी कहती है एक सीक्रेट क्रश, बट अभी तो मैं उसके पास हूँ ना, और जब तक वो लड़की आएगी तब तक तो देखी जाएगी, जो होगा तब देखा जाएगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी राइली उसे रोकती है और इसी चक्कर में उसे रूबी का बर्थ मार्क नज़र आ जाता है और वो सोचती है ये उसी छोटी बच्ची की बॉडी पे जैसा बर्थ मार्क था वैसा ही बर्थ मार्क है ना जिसे ओवन पसंद करता है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है। फिर जब रूबी वहाँ से जाने लगती है तभी उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं और उसी टाइम राइली का बुलाया हुआ आदमी भी वहाँ पर आ जाता है। तभी राइली सोचती है रूबी वॉश अगर तुम ओवन का पहला प्यार हो तो अब देखना मैं कैसे सबके सामने तुम्हारा मजाक बनवाती हूँ। फिर दिखाते हैं कि जब वो आदमी रूबी के साथ बदतमीजी करने लगता है तभी ओवन भी रूबी को ढूंढने वहाँ आ जाता है, लेकिन जब तक वो अंदर जाकर रूबी को बचाने लगता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है कि रूबी ने पहले ही उस आदमी का बुरा हाल किया हुआ था। फिर ओवन को देखकर वो कहती है हबी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप तो अपनी लवर को ढूंढने गए थे ना। तो ओवन सोचता है इसे कैसे पता चला कि मैं अपनी लवर को ढूंढने गया था। फिर वो कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उस राइली ने मेरी ड्रिंक को स्पाइक किया था, लेकिन मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ जब राइली का ध्यान कहीं और हो गया था तभी रूबी ने वाइन का ग्लास स्विच कर दिया था और सही वाली ड्रिंक पी ली थी। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ वो ओवन को बताती है कि जब मैंने ऑफिस में उसे बातें सुनाई थी मुझे तभी आइडिया था कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर गलत करेगी, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकती है। तो वो कहता है राइली ने और तुमसे क्या कहा। तो वो कहती है उसने कहा कि आपकी एक लवर है और उसके आने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे, लेकिन आई एम हैप्पी कि आपकी एक लवर है क्योंकि अगर वो ना होती तो लड़कियों से बचने के लिए मुझे कभी ये जॉब ना मिलती। ये सुनकर ओवन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अगर फ्यूचर में दोबारा ऐसा कुछ हो तो तुम्हें हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रूबी ओवन के लिए बाहर से पोरेज मंगवाती है और उसे देती है। तभी मेड कहती है कि मैम सर सिर्फ वेस्टर्न ब्रेकफास्ट करते हैं, चाइनीज़ नहीं, लेकिन रूबी का दिल रखने के लिए ओवन वो खा लेता है। ये देखकर रूबी को बहुत खुशी होती है। फिर दिखाते हैं कि थोड़ी देर बाद ओवन की मॉम रूबी को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है और वहाँ जाकर वो रूबी के लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदती है। ये देखकर रूबी सोचती है कि मिसेस कार्टर कितनी अच्छी हैं, लेकिन अगर इन्हें पता चला कि मैं बस एक हायर्ड वाइफ हूँ तो मुझे यकीन है कि ये तो शौक से बेहोश हो जाएंगी। फिर शॉपिंग करने के बाद वो रूबी को अपने साथ एंजॉय करवाने के लिए स्पा लेकर जाती हैं और वहाँ उनको राइली की मॉम मिल जाती हैं और मिसेस कार्टर को देखकर वो उन पर बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं राइली और ओवन की इंगेजमेंट करवाने पे भी तुम कार्टर्स ने जोर दिया हुआ था और जब शादी की बारी आई तो ओवन किसी और को घर ले आया है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को बहुत स्ट्रेस हुआ है, इसीलिए अब तुम लोगों को हमें 10 मिलियन देने होंगे। तो रूबी कहती है लेडी डोंट पुश योर लक, हाँ आप मेरी मदर को ऐसे नहीं धमका सकती। आपकी बेटी ने कुछ दिनों पहले मेरी ड्रिंक को स्पाइक किया था, अभी तो मैंने वो हिसाब भी बराबर नहीं किया। ये सुनकर मिसेस कार्टर मिसेस जी को स्लैप करती है और कहती है मेरी डॉटर इन लॉ के साथ ऐसा करने की तुम्हारी बेटी की हिम्मत कैसे हुई। फिर तभी राइली भी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर रूबी कहती है देखो सब लोग यही हैं और वो लड़की जिसने मेरी ड्रिंक स्पाइक की थी यही है वो लड़की जिसने मेरे से मिस ट्रीट किया था और मेरे साथ बदतमीजी करवाने की कोशिश की थी। ये सुनकर मिसेस जी को बहुत गुस्सा आता है और वो रूबी को मारने लगती हैं और इसी दौरान उनकी नज़र रूबी के बर्थ मार्क पर जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और फ़ौरन से राइली को लेकर वहाँ से चली जाती है। और उनके जाने के बाद रूबी और मिसेस कार्टर आराम से अपना स्पा एंजॉय करती हैं।
वहाँ रूबी पूछती है, मॉम क्या आप सच में राइली को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाना चाहती? तो वो कहती है, मुझे तो राइली शुरू से ही पसंद नहीं थी, ये तो ओवन के ग्रैंडफादर चाहते थे कि ये रिश्ता हो, वरना मैं तो कभी भी राइली को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानती। लेकिन अब अच्छी बात तो ये है कि ओवन ने तुमसे शादी की है, तुम बहुत अच्छी हो और तुम मुझे बहुत पसंद भी हो। तभी रूबी सोचती है, ओवन की मॉम कितनी अच्छी हैं, काश ये सब फेक ना होता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राइली अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप ऐसे वहाँ से भाग कर क्यों आई हैं? तो मिसेस जी कहती हैं, क्या तुमने उसकी चेस्ट पर वो बर्थ मार्क नहीं देखा? वो ऑटम बेनेट है, ये वही लड़की है जिससे मैंने सालों पहले यहाँ से दूर भेजा था। ये लड़की बेनेट फैमिली की असल वारिस है। तो राइली कहती है, मॉम ये लड़की तो ओवन का सच्चा प्यार भी है। तो मिसेस जी कहती हैं, क्या ओवन का प्यार? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऑटम बेनेट है, इस बात की श्योरिटी है मुझे। तो राइली कहती है, मॉम अब हम क्या करेंगे? अगर ये सच में ऑटम बेनेट है तो हमारी तो इतने सालों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो मिसेस जी कहती हैं, डरो मत, इस टाइम उसे उसकी रियल आइडेंटिटी का नहीं पता, और इससे पहले उसे कुछ पता चले हमें वापस से उसे यहाँ से गायब करना होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब रात को ओवन घर आता है तो रूबी सो रही होती है, लेकिन उसकी टांगों पर ब्लैंकेट नहीं था। फिर जब ओवन उसके ब्लैंकेट ठीक करने लगता है तभी उसकी टांग पर एक जख्म का निशान उसे नज़र आता है, और ये ऐसा ही निशान था जो बचपन में उसकी दोस्त की टांग पर चोट लगने के बाद आया था। फिर वो सोचता है कि जिस छोटी बच्ची ने मुझे बताया था उसकी टांग पर भी ऐसे ही चोट का निशान था। फिर उसी टाइम रूबी जाग जाती है और कहती है, बॉस ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं अपनी बॉडी को बेचूंगी नहीं। तो वो कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि तुम्हारी टांग पर ये चोट का निशान कैसे आया। तो वो कहती है, इस कार के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि 8 साल की उम्र में मैं जब उनको मिली थी तो अब पहले से ये चोट मुझे लगी हुई थी, और उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ था ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, और अब भी मुझे वो याद नहीं है। शायद मैं बचपन में कहीं से गिर गई होंगी। तो ओवन सोचता है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ये वो लड़की नहीं है। फिर वो उसे रेस्ट करने का कहकर वहाँ से चला जाता है और रूबी भी आराम से सो जाती है। फिर दिखाते हैं कि रात को ओवन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि सर, जिस आदमी ने आपको बचपन में किडनैप किया था वो मिल गया है। तो ओवन कहता है, रुको मैं आ रहा हूँ। फिर वो उस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि मेरे साथ जो लड़की थी वो इस वक्त कहाँ पर है। तो वो आदमी कहता है, हम उस लड़की को अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन आनपिंग जाकर वो हमसे खो गई थी। तो नील कहता है, सर मिस रूबी वॉश की फैमिली भी आनपिंग से है। तो ओवन सोचता है, कहीं रूबी वही लड़की तो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि ओवन के कहने पर नील रूबी का सारा बैकग्राउंड चेक करके उसे देता है और बताता है कि रूबी वॉश फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है और उन्होंने मैडम को सड़क से उठाया था, लेकिन उनका कहना है कि उस टाइम मैडम की मेमोरी लॉस हो गई थी और उन्हें अपने साथ कुछ भी हुआ कुछ याद नहीं था। तो ओवन कहता है, रूबी इस टाइम कहाँ पर है वो? तो नील कहता है, मैडम अभी इंटरव्यू देने के लिए गई हैं क्योंकि कल ही उन्हें उनका डिप्लोमा मिला है। तो वो कहता है, इंटरव्यू? दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब रूबी इंटरव्यू देने गई थी तो उसके पास सिर्फ एक डिप्लोमा था और कोई भी डिग्री नहीं थी, इसीलिए डिग्री ना होने की वजह से वो कंपनी रूबी को जॉब नहीं देती। ये सुनकर रूबी बहुत उदास हो जाती है, लेकिन उसी टाइम उस इंटरव्यूअर को ओवन के असिस्टेंट की कॉल आती है और कॉल ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही वो इंटरव्यूअर खुशी से रूबी को हायर कर लेता है और उसे मंथली सैलरी भी 1 लाख क्यूबान देने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर रूबी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू बॉस, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर कहती है, मुझे पता था, मैं तो हूँ ही बेस्ट, अब इस सैलरी से मम्मा के मेडिकल बिल्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। फिर दिखाते हैं कि नील ओवन से कहता है कि सर, आपकी वजह से मैडम की जॉब लगी है, लेकिन आप ये बात उनसे छुपा क्यों रहे हैं? तो वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि वो ये सोचे कि ये जॉब उसे मेरी वजह से मिली है। तो वो कहते हैं, सर आजकल आपको मैडम की कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं हो रही? तो वो कहता है, अच्छा पता नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि रूबी घर में खाना बना रही होती है। फिर जब रात को ओवन घर आता है तो वो उसे सरप्राइज़ देती है और कहती है, आज मुझे जॉब मिलने की खुशी में मैंने घर पर डिनर बनाया है। तो ओवन कहता है, लेकिन स्मेल तो रूबी कहती है, आई नो कि स्मेल थोड़ी अजीब है, एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से कुकिंग नहीं की ना, इसलिए मेरे स्किल्स थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बाहर डिनर पे ले जाऊंगी, मेरी ट्रीट होगी वो। उसकी बातें सुनकर जब ओवन अंदर आकर किचन की हालत देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किचन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बहुत बुरी तरह से तबाही हुई है। तो रूबी कहती है, किचन की टेंशन मत लो बॉस, मैं वापस आकर सब साफ़ कर दूंगी।
फिर वो उसे डिनर पर लेकर जाती है। फिर रात को जब वो वापस आते हैं तो ओवन ने रूबी को गोद में उठाया हुआ था क्योंकि रूबी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर वो उसे सोफे पर बिठाता है और कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। लेकिन वो उसे जाने नहीं देती और अपने क्लोज करके कहती है, ओवन कार्टर, आखिर तुम इतने हैंडसम क्यों हो? तुम्हें पता है तुम मेरे एक दोस्त की तरह लगते हो जो बचपन में मुझे मिला था। तो ओवन कहता है, तुम्हारा दोस्त, उसका नाम क्या था? रूबी, प्लीज़ सोना मत, मुझे बताओ। लेकिन रूबी सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी ओवन के ग्रैंडपा राइली और मिसेस जी के साथ वहाँ पर आते हैं और ओवन पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, कार्टर फैमिली और बेनेट फैमिली का रिश्ता मैंने तय किया था, तो ओवन ने किसी और से शादी क्यों की है? ओवन, क्या तुम अपने ग्रैंडपा की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हो? तुम इस फजूल सी लड़की से शादी क्यों करके आए हो? तो ओवन कहता है, ग्रैंडपा, रूबी वॉश मेरी वाइफ है, आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, प्लीज़ मेरी वाइफ को इस सब में मत लाइए। ये सुनकर रूबी को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड भी फील करती है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, ओवन, मैं कभी भी इस लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानूंगा। तो ओवन कहता है, ग्रैंडपा, मैंने रूबी से शादी की है और मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगा और ना ही इसके अलावा किसी और से शादी करूंगा। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ओवन और मिसेस कार्टर कहते हैं, रूबी, आइंदा अगर तुम्हें कोई भी बुली करे तो तुम हमें बताना और देखना, बिल्कुल भी मत डरना उन सब से। तो वो कहती है, ये सब कितने अच्छे हैं और सोचती है कि काश ये सब कुछ हकीकत होता, लेकिन जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा पता नहीं मैं उस दिन यहाँ से कैसे जाऊँगी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि राइली और उसकी मॉम का प्लान फेल हो गया था, इसीलिए वो बहुत गुस्से में थी। फिर वो एक और प्लान बनाती हैं और राइली रूबी के ऑफिस में जाकर उसके खिलाफ रूमर्स फैलाने लगती है और कहती है कि क्या तुम लोग जानते हो, रूबी पैसों के लिए किसी अमीर बूढ़े आदमी के साथ रहती है। मैंने खुद उसे एक लग्जरी कार से बाहर निकलते हुए देखा था। ये सुनकर कंपनी के बाकी सब लोग भी इस पर यकीन कर लेते हैं और रूबी के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं, तभी हम सोचें कि बगैर किसी डिग्री के रूबी को ये जॉब कैसे मिल गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी कंपनी में फैल जाती है। फिर मैनेजर भी रूबी से कहता है कि रूबी, तुम्हारे बारे में कंपनी में रूमर्स चल रही हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि रूबी बहुत उदास होकर बैठी हुई थी। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या प्रेसिडेंट ने तुमसे कुछ कहा है, क्या उन्होंने तुम्हें फायर कर दिया है? तो वो कहती है, फायर नहीं तो, ये तुम्हें किसने कहा? तो उसकी दोस्त कहती है कि फिर तुम इतनी उदास होकर क्यों बैठी हुई हो? तो वो कहती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने मुझे प्रोजेक्ट का लीड बना दिया है, लेकिन मैं ओवर टाइम नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कहती है, रूबी, तुम भी ना, तुमने तो हमें परेशान कर दिया था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ प्रेसिडेंट रूबी से उन रूमर्स के बारे में पूछता है और कहता है कि कंपनी में सब लोग कह रहे हैं कि तुमने एक बुढ़े आदमी से शादी की है। वैसे जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था तब मुझे कार्टर कॉरपोरेशन से तुम्हें हायर करने का पैगाम आया था, कहीं तुम ओल्ड मिस्टर कार्टर की मिस्ट्रेस तो नहीं हो? ये सुनकर रूबी हंसने लग जाती है और कहती है, प्रेसिडेंट, ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो मेरे ग्रैंडपा की उम्र के हैं, लेकिन हाँ, उनका पोता ओवन कार्टर मेरा हस्बैंड ज़रूर है। ये सुनकर प्रेसिडेंट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम ओवन कार्टर की वाइफ हो? रूबी, मैं तो शुरू से जानता था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसीलिए अब से मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट का हेड बना रहा हूँ। ये सुनकर रूबी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि नील ओवन को उन रूमर्स के बारे में बताता है जो राइली ने रूबी के बारे में उसकी कंपनी में फैलाई थी। फिर वो उन रूमर्स को गलत प्रूव करने के लिए खुद रूबी के ऑफिस जाता है। दूसरी तरफ जब रूबी काम से फ्री होकर बाहर आती है तो वहाँ राइली उसे रोक लेती है और कहती है, रूबी, मैंने सुना है कि इस कंपनी का मैनेजर, उसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। ये सुनकर रूबी कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो राइली कहती है, हाँ, सच तो हमेशा कड़वा ही लगता है ना, चलो फिर बताओ कि बगैर डिग्री के तुम्हें यहाँ पर जॉब कैसे मिल गई? फिर वहाँ खड़े सारे एम्प्लॉयज़ भी राइली की बात पर यकीन कर लेते हैं और रूबी के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। लेकिन तभी ओवन वहाँ आ जाता है और उसे देखकर रूबी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो सबके सामने रूबी के पास जाता है और सबको बताता है कि रूबी उसकी वाइफ है और राइली से कहता है कि मिस जी, अगर दोबारा आपने मेरी वाइफ को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं कि रूबी ओवन की वाइफ है और राइली भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर रूबी कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो ओवन कहता है, अगर मैं ना आता तो सबको तुम्हारा हस्बैंड एक 70 साल का बुरा आदमी लगता। मुझे लगा था कि शायद तुम इन रूमर्स की वजह से परेशान होगी,
लेकिन तुम तो मुझे बहुत रिलैक्स लग रही हो। तो वो कहती है क्योंकि मुझे अभी पता चला कि ये जॉब मुझे आपकी वजह से मिली है। फिर वो उसे हग कर लेती है और कहती है थैंक यू बॉस, और फिर शर्मा कर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि राइली अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, अगर ये सच में ऑटम बेनेट हुई तो हम क्या करेंगे। तो उसकी मॉम कहती हैं मैंने बचपन में इसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स को दे दिया था, लेकिन ये लड़की फिर से पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो राइली कहती है मॉम, पहले आपने उसकी मॉम को धोखा दिया था और बेनेट ग्रुप को हासिल किया था। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए आई है। तो वो कहती हैं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। फिर दिखाते हैं कि मिसेस जी के कहने पर कुछ लोग रूबी को किडनैप करके एक वीरान सी बिल्डिंग में ले आते हैं, जहाँ पर राइली जब रूबी के सामने आती है तो रूबी की मेमोरी वापस आने लगती है और वो कहती है राइली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है हाँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तभी रूबी को पीछे से एक शीशा मिलता है। फिर वो राइली को बातों में लगाती है और अपनी रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ ओवन भी रूबी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन जब वो उसका फ़ोन नहीं लगता तो वो नील से उसकी लोकेशन ट्रैक करने को कहता है। और जब लोकेशन एक वीरान सी बिल्डिंग की आती है तो वो फ़ौरन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो रूबी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि रूबी अपने हाथ खोल कर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी बहुत से गुंडे उसे रोक लेते हैं। लेकिन उसी टाइम ओवन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और उन गुंडों से खूब फाइट करता है। फिर तभी राइली एक डंडे से ओवन को मारने लगती है, लेकिन तभी रूबी बीच में आकर उसे बचा लेती है और वो स्टिक उसे लग जाती है। फिर ओवन फटाफट से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट होने के बाद वो बच जाती है। फिर ओवन उसके पास ही बैठा होता है, जहाँ वो कहता है इसका मतलब यही है कि वो लड़की जिसने मुझे बचपन में बचाया था वो रूबी ही है, लेकिन तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आई? तभी ऑटम यानी रूबी को एक नाइटमेयर आता है, जहाँ वो देखती है कि बचपन में उसकी मॉम राइली और उसकी मॉम लिंडा को घर लेकर आई थी, क्योंकि राइली के डैड की डेथ हो गई थी। लेकिन पैसों की लालच में लिंडा ने ऑटम की मॉम को मरवा दिया था और ऑटम को भी ट्रैफिकर्स के हवाले कर दिया था। फिर तभी रूबी की आंख खुल जाती है और वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ ओवन को बता देती है और कहती है कि लिंडा ने मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद मुझे ट्रैफिकर्स को बेच दिया था। तो वो कहता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं वही बचा हूँ जिसकी बचपन में तुमने जान बचाई थी। तो वो कहती है हाँ, अब मुझे याद आया, मैंने तुम्हें मेरा वेट करने को भी कहा था, लेकिन फिर मेरी मेमोरी जाने के बाद मैं ये सब भूल गई थी। ओवन कार्टर, क्या तुम मुझे बेनेट फैमिली में वापस लेकर जाओगे? तो वो कहता है हाँ, और सोचता है चाहे तुम रूबी हो या फिर वही बच्ची जिसने मेरी जान बचाई थी, आई प्रॉमिस कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि नील बेनेट ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और कहता है अभी फ़िलहाल तो बेनेट ग्रुप को लिंडा संभाल रही है, लेकिन अगर हम साबित कर दें कि मैडम ही बेनेट्स की रियल डॉटर ऑटम बेनेट है तो फिर मैडम ईजिली अपनी कंपनी को वापस ले सकती हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब रूबी अपने ऑफिस में थी तो वहाँ उसका बॉस बताता है कि कुछ ही दिनों में बेनेट ग्रुप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है और मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं रूबी को बनाता हूँ। तो रूबी कहती है थैंक यू बॉस, आई प्रॉमिस कि मैं इस प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत से पूरा करूँगी। फिर दिखाते हैं कि रूबी अपनी कंपनी के बाहर खड़ी होकर सोचती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम ने रिसर्च के लिए मेरा डीएनए यूज़ किया था, क्योंकि वो रेयर था और रिसर्च के बाद भी मेरा सैंपल्स उसको प्राइवेट लैब में रखा गया था और उस जगह का सिर्फ मुझे और मेरी मॉम को पता है, और यही वो एविडेंस है जो साबित करेगा कि मैं ही असल ऑटम बेनेट हूँ। फिर वो अपनी कंपनी के अंदर जाती है जहाँ पर लिंडा और राइली अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही थी, लेकिन तभी ऑटम वहाँ जाती है और अपनी मॉम की कंपनी सुनोका का रियल मोटिव बताती है और सबसे कहती है कि वो सुनोका के रियल ऑनर की बेटी ऑटम बेनेट है, और ये भी बताती है कि कैसे उसके बचपन में लिंडा ने उसे ट्रैफिकर्स के हवाले कर दिया था, और रिपोर्टर से कहती है कि सुनोका की लैब में ऑटम बेनेट के सैंपल्स हैं, तो आप लोग उसे चेक करवा कर मेरी आइडेंटिटी का भी पता लगवा सकते हैं। लेकिन लिंडा कहती है कि ये लड़की एक फ्रॉड है और झूठ बोल रही है। फिर तभी ओवन वहाँ पर रिसर्चर्स को लेकर आता है जो सबको रिजल्ट्स बताते हैं और कहते हैं कि यही लड़की रियल ऑटम बेनेट है। ये सुनकर लिंडा शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने तो टेस्ट ट्यूब्स के सैंपल बदल दिए थे, तो ये कैसे हो गया? तो ऑटम कहती है ये इसीलिए हुआ क्योंकि रियल सैंपल्स कहाँ पड़े हैं वो सिर्फ मैं और मेरी मॉम जानते थे। ये सब देखकर लिंडा को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑटम को मारने के लिए आगे आती है, पर उसी टाइम ओवन बीच में आकर उसे बचा लेता है और चाकू उसे लग जाता है।
फिर ऑटम उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और पुलिस लिंडा को अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि ओवन का ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि अब वो खतरे से खाली है। फिर तभी थोड़ी देर बाद ओवन को होश आ जाता है और ऑटम को अपने पास देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर तभी वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम नील वहाँ आकर उनका मूवमेंट खराब कर देता है। उस टाइम नील को देखकर ओवन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर जब वो दोनों घर आते हैं तो वो दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।